हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल पेपर आपकी यूपीएमएसपी वेबसाइट से लिया गया और ये वेबसाइट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये पेपर। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2025 के लिए मॉडल पेपर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ऐसे ही हम आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके विज्ञान, इंग्लिश और जो सामाजिक विज्ञान है, सारे ही सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको लेके आएंगे। अगर आपको ये मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की, जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको ये पेपर फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वरना तो यूपीएमएसपी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम आपको हर एक पेपर लेके आएंगे, सब पेपर के एनालिसिस लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही अगर आप ये सारे जो यूपीएमएसपी वाले पेपर हैं ऑफिशियल वेबसाइट में मिले, अगर ये सारे पेपर को आप सॉल्व करते हैं 100% गारंटी है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाए, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो प्रारंभिक के आपके लिए 15 मिनट दिए तो सब आपको देखना ही होगा। इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय होंगे जो कि आपको ओमार शीट पे करना होगा। खंड आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित करता। ओमार शीट पर अपनी उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे ना। अगर आपने उस पर लिख दिया, मतलब ओमार शीट पे आपने अपना ये आंसर टिक कर दिया, तो उसे काटे ना। ठीक है, तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। मतलब ना उसे काटें और ना ही आप वाइटनर यूज कर सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, और ना ही आप अपना वहाँ पे इरेजर जो भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको स्टार्ट करवाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 20 पूछे जाते हैं और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये पहला आपको 20 नंबर पक्के करवाने के लिए बहुत ही अच्छा आपकी कॉपी पर इम्प्रेशन डालती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। खंड आ, ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक है? ये वाले जो एमसीक्यू हैं हमने ये सभी एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी और जितने भी ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट ये लिखे थे ये हमने सारे ही आपको एमसीक्यू करवा दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे एमसीक्यू आप जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रिपीट होके आते हैं और यही पेपर में सारे वही आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है आपका चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है या नाटक है या कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निबंध। किसकी है ये? निबंध। इसका करेक्ट आंसर होगा जे चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ठीक है, थर्ड है आपका गबन किस की रचना है? तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या हरिकृष्ण प्रेमी की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। किसकी है गबन रचना? तो गबन रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की। तो अगर आप ये सारे ही बहुविकल्पी अच्छे से रट लेते हैं, ये पेपर आपको पूरा ही तैयार कर लेना है, क्योंकि जो ऑफिशियल यूपी बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया है, तो ये पेपर आपको तैयार करना ही है। इस पेपर से आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है 2025 में। तो जितने भी आपको हम ये पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, ये पांचों सब्जेक्ट के हाई स्कूल के, तो आपको रोज वीडियो देखनी है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम ये पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रश्न 4, शुक्ल युग की समय विधि कब से कब तक की है? तो 1936 से 1943 तक की, या 1919 से 1938 तक की, या 1900 से 1918 तक की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1919 से 1938 तक की विधि है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद है प्रश्न 5, नीड़ का निर्माण फिर
किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है या जीवनी है या साक्षात्कार, मतलब तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मकथा। बी इज द राइट आंसर। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा। ठीक है, आपको प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। आप जितने भी बहुविकल्पी हो सके कम से कम आपको हिंदी में 10th में आपको 200 प्लस बहुविकल्पी तैयार कर लेते तो कोई भी पेपर अगर आपके 7 सेट बनते, सातों सेट के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं सारे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड 2025 में बैठने जाएंगे तो आपका 100% गारंटी आप कोई भी बहुविकल्पी नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, उसके बाद है को प्रश्न 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है? ए द्विवेदु युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की या छायावादी युग की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा द्विवेदी युग की। ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। जो 20 MCQ हैं जो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इनको आप तैयार ही कर लीजिए क्योंकि ये रिपीट होके आते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमने प्रश्न आपको पहले से भी करवा दिए हैं क्योंकि ये प्रश्न रिपीट होके आते हैं। और देखिए अभी ये यूपी बोर्ड का जो पेपर जारी हुआ वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार बहुविकल्पी में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ करा रखे हैं। उसके बाद है प्रश्न 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध की या हरिवंश राय बच्चन की या डी सुमित्रा नंदन पंत की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो मधुशाला रचना है वो है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है वो? सी इज द करेक्ट आंसर। हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला रचना। तो इसका क्या आंसर करेक्ट होगा? सी। उसके बाद है 8, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की या मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की या डी महादेवी वर्मा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अगर आप मैथिली शरण गुप्त का जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो इसमें उसकी रचना दिखाई जाती है। कुछ तो आपके जो आप जीवन परिचय पढ़ते हैं जो कवि का और लेखक का, उसमें से ही आपको रचनाएं ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है। तो आप जब लेखक का परिचय पढ़ते हैं, जब जीवन परिचय, तो उसमें से ही आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रचनाओं को ध्यान रखें, रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं MCQ में। ठीक है, उसके बाद आपका 9 क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक का था? जो आधुनिक काल था वो कब से कब तक का था? तो इसका 1943 से अब तक या 1943 वो 1643 ईस्वी से 1843 तक या 1918 से 1936 तक, डी 1936 से 1943 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 ए इज द करेक्ट आंसर। 1843 से अब तक का। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 10 क्या होगा? मतीराम किस युग की कवि हैं? मतीराम है वो किस युग के कवि? आधुनिक काल के, आदि काल के या रीति काल के या भक्ति काल के? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रीति काल के। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? रीति काल के मतीराम रीति काल युग के कवि हैं। ठीक है, 11 हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा, जब आपने रस छंद अलंकार पढ़े होंगे तो इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हास रस किसका स्थायी भाव? शोक है या रति है या हास है या निर्वेद है? तो हास से मतलब हास। सी इज द राइट आंसर। शोक किसका है? करुण रस का। ठीक है, रति, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सोहत ओढ़त पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रकाश। तो ये किसकी पंक्ति है? कौन से अलंकार की है? 12 नंबर क्वेश्चन। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या डी शैलेश अलंकार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 13 रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? आकर्षण शब्द है, उसमें किस शब्द का
क्या करा गया है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बी या मान या आक या आ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। किसका प्रयोग किया गया है, डी का। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या डी 3 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 3 होते हैं। कितने होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 होते हैं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में एक कर्मधाराएं या द्वंद्व या बहुव्रीहि या तप्त पुरुष। तो इसका डी, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 17 है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा, अंशु होगा या रोना होगा या आंख होगा। तो क्या इसका होगा तत्सम रूप, अश्रु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, कर्ता की प्रधानता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछ ही लिया जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मनुष्य है, बचपन है या वह है या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं आपको ये वाला आंसर आता है। उसके बाद आपका है वर्णनात्मक प्रश्न, इस पे आपको गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका जो 6 नंबर में पूछा जाए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है यह, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका गद्यांश है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में मित्रता हो सकती है। समाज में विभक्ति को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जो जिसमें वे गुण हो। तो ये आपको पढ़ना है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको देना है। पहले आपको उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना, फिर लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका गद्यांश है, इसको आप तैयार कर लीजिए, यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हे भगवान तब के लिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इस पेपर को आपको तैयार ही करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न 2 मिलेगा, वो भी 6 नंबर का, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। चरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरि जाकी कृपा पंग गिरी लांघो, अंधों को सब कुछ दर्शाए बहरो, सुनी गूंगा सुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धरय सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ताहि पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो ये ठीक है। उसके बाद एक अथवा में और दे रखा है, आपको जो आता है उनमें से कोई एक करना है। पर इस पेपर को आपको घर पे बैठ के सॉल्व जरूर से जरूर करना है। आपको देखना है कि आपके इसमें कितने मार्क्स बनना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो इसको आप 100% तैयार ही कर लीजिए। यूपी बोर्ड में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार यूपी बोर्ड में लगभग 30% पेपर मिल गया था। ठीक है। या तो अथवा में आप ये कर लीजिए, इसमें भी सेम क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ की व्याख्या करना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना और अनुराग तागण, तो इन सब का क्या बताना, अलंकार बताना कि कौन कौन सा अलंकार है। उसके बाद दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ की व्याख्या हिंदी में ही अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर का है, इनमें 2 आपको हिंदी संस्कृत दे रखी होंगी, इसकी व्याख्या करनी होगी, जो आपको आती है वो कर लीजिए। इसके बाद पद्यांश पर आधारित आपको एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये दोनों हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% गारंटी है, आपके जो 7 सेट बनते हैं उसमें से आपको
7 में से 5 सेटों में आपको ये मिल सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्ववंतु सुखिनी सर्वसंतु निर्माया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये खंड काव्य है, इसमें से जो भी आप किसी उसका हो तो वो आपको करना हो। 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो प्रश्न 6 है इसमें आपका पूछा जाता है लेखक किसी दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये इसमें से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर किसी यूपी बोर्ड के 7 सेट में इन दोनों में से आपको एक ना एक जरूर ही मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इम्पॉर्टेंट है, पर इन दोनों को आप 100% तैयार कर लीजिए। फिलहाल ये तीनों को ही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका कवियों में है, एक है गोस्वामी तुलसीदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कथक से कोई एक श्लोक लिखिए जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, और 2 नंबर में आपका ये श्लोक होता है, तो कोई एक श्लोक इसमें लिख दीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, तो पहला है आपका भारतीय संस्कृते मूलम किम आस्ति, पुरराज का आस्ति, चंद्रशेखर का आसीत, वीर केन पूजते। तो इनमें से दो आपको करना है, कोई जो 2 आपको आते हैं वो कर लीजिए। ये दोनों ही ये 3 तो आपके बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2 तो आपके 7 सेट होते हैं, उसमें से 4 सेट में ये इन दोनों में से कोई ना कोई पूछा ही जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध आपको बताते हैं कि कौन कौन से। एक आपका पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर साल यूपी बोर्ड में। उसके बाद है आतंकवादी के कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि। उसके बाद है नारी शक्तिकरण। तो ये चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनमें से आपको कौन कौन से तैयार कर लिए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन कौन से आपने इनमें से निबंध तैयार कर लिया। और ये चारों निबंध आपको तैयार करना है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इन 4 को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके इन चारों में से अदरवाइज कोई नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इन 4 को तैयार कर लेते हो तो इन 4 में से ही आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आपका, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र लिखना है। उसके बाद अथवा में दे रखा है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये 4 नंबर का आपका पत्र पूछा जाता है, तो इन दोनों में से आपको जो आता हो वो कर लीजिए। तो इन दोनों पत्र को भी आपको तैयार करना, और ये तो आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके और हमने एक आपको पत्र करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र है, वो भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये था आपका यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अभी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस पेपर को आपको जरूर से जरूर तैयार करना होगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।